बात करते हैं सर्दी के सितम की। मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि घर के अंदर कंबल में बैठने में भी मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में जरा सोचिए उन लोगों का क्या हो रहा होगा जो खुले में जीवन बिताने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने रात को ऐसी ही जगहों पर जाकर लोगों का दर्द जाना, उनकी समस्या को समझने की कोशिश की। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सर्दी का सितम उन लोगों पर ज्यादा भारी पड़ रहा है जो खुले में रात गुजारने को मजबूर है। आगरा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लखनऊ में रैन बसेरों में रह रहे लोगों ने एबीपी न्यूज की टीम को बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं पहुंची है। कुछ लोग आते हैं जो खाना दे जाते हैं तो कुछ कंबल दे जाते हैं। पता लगा कि लोगों से रैन बसेरों में एंट्री के लिए आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है। तो वहीं आगरा की अगर बात करें तो ताजनगरी में भी भीषण सर्दी का माहौल है। बेघर या सफर कर रहे लोगों के लिए शासन प्रशासन रैन बसेरे की व्यवस्था करता है। आगरा के जीवनी मंडी और खंडारी कैंपस स्थित रैन बसेरों की पड़ताल में हमारी टीम ने जाना कि रैन बसेरों में लोग यहां आराम कर रहे हैं। वहीं सर्दी में सड़क किनारे सोते लोग भी दिखाई दिए। उन्हें रैन बसेरों की जानकारी ही नहीं थी। बात कर लेते हैं विस्तार से खबरों की। चुनावों की बात करेंगे। चुनावों के लिहाज से बात करें तो आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है। बीजेपी आज सभी चुनावी राज्यों के सभी उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगाने की तैयारी में है। नजरें इस बात पर है कि क्या गठबंधन की गुत्थी सुलझाकर सहयोगियों को मिलने वाली सीटों का भी आज ही ऐलान हो जाएगा। क्या बीजेपी में फाइनल हो गया सीटों का फॉर्मूला? क्या फाइनल लिस्ट पर आज लगेगी मुहर? ये वो सवाल है जिसका जवाब यूपी समेत देश के लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले 3 दिन की मैराथन बैठक के बाद बीजेपी ने यूपी के बाकी चरण के उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है। यूपी से 2 नामों का ऐलान तो बीजेपी ने कल कर भी दिया है। इसी के साथ बीजेपी कुल 109 सीटों के लिए ऐलान कर चुकी है। तीसरे, चौथे, 5वें चरण के उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फाइनल हो चुका है। 160 सीटों के लिए बीजेपी की कोर कमेटी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच लंबी चर्चा हुई। अब कोर कमेटी की इस फाइनल लिस्ट को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक चुनाव समिति चर्चा के बाद इस लिस्ट पर अपनी मुहर लगा देगी। यूपी ही नहीं, बीजेपी ने बाकी 4 चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी कर लिया है। सुबह 11:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में यूपी के साथ गोवा, उत्तराखंड, पंजाब के उम्मीदवारों का फैसला होगा। ऐसे में ये देखना होगा कि अब किसको मिलेगा टिकट और किसका कटेगा पत्ता, और सीटों के लिए क्या नया समीकरण लेकर आती है बीजेपी। वहीं टिकट के ऐलान के साथ ही यूपी की सियासत में बीजेपी आज बड़ा उलटफेर करने वाली है। अखिलेश यादव के कुनबे में भगवा खेमे की बड़ी सेंध लगने वाली है। अखिलेश यादव ने बीजेपी का कुनबा तोड़ा तो अब बीजेपी तोड़ेगी मुलायम का घर। भी कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं या बीजेपी का कनेक्शन है या योगी जी के करीबी हैं। समय इसका जवाब देगा। यानी आप इस चीज को खारिज नहीं कर रही हो? इसका समय जवाब देगा, आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, अब बीजेपी समाजवादी पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने वाली है, सीधे मुलायम परिवार के घर में सेंध लगाकर, और इसका जरिया बनेगी अपर्णा यादव। 22 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है? जिसको परमात्मा चाहेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक आम जनमानस की तरह। देखिए, मैं तो अभी यही चाहती हूँ कि जो भी हो अच्छा आदमी बने मुख्यमंत्री। योगी जी रिपीट करेंगे? मैं कह रही हूँ जो भी व्यक्ति अच्छा हो वो बने मुख्यमंत्री। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। आज ये औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता लेंगी। सूत्र बता रहे हैं कि अपर्णा कल शाम से ही लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले पार्टी मुख्यालय में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। हरियाणा बीजेपी के आईटी सेल हेड अरुण यादव ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव 2017 की तरह इस बार भी लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट चाहती थी, लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं थे।
क्योंकि 2017 में अपर्णा यहाँ बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार चुकी हैं। उस हार के बावजूद भी अपर्णा लखनऊ कैंट में ही सक्रिय रही और एक बार फिर यहीं से किस्मत आजमाने के लिए बेकरार है। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ बड़ा पेच फंस सकता है, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी भी लखनऊ कैंट से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट की मांग कर रही है। लेकिन मैम जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपकी बेटी की आप चुनाव की नहीं, उसका हक है मांगने का, मैं क्यों मांगूंगी? उससे अप्लाई किया है, पार्टी देख रही है, भाई पार्टी को डिसीजन लेना है। भाई वो 12 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, he has a right to। किस सीट से मैम? लखनऊ कैंट से उसने मांगा है। बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अखिलेश यादव और उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव के रिश्ते मधुर नहीं है। अब से 5 साल पहले मुलायम परिवार में मचे घमासान के दौरान भी दोनों अलग अलग खेमे में थे। अपर्णा यादव कई बार सार्वजनिक तौर पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुकी हैं और सीएम योगी के साथ भी नजर आई हैं। इन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी दिया था। योगी जी इज़ अ वेरी सिंपल मैन, मैं उनकी हमेशा तारीफ करती हूँ। मुझे नहीं पता था वो एक दिन चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बन गए। एक बहुत ही गौ प्रेमी है, मैं भी गौ प्रेमी हूँ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा का बीजेपी में शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि 5 साल बाद यादव परिवार फिर एकजुट हो रहा है। न सिर्फ मुलायम बल्कि चाचा शिवपाल भी इस बार अखिलेश के साथ खड़े हैं। लेकिन अब अपर्णा के पाला बदलने से वोटरों में गलत संदेश जा सकता है और अखिलेश भी इसे बखूबी समझते हैं। तो अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, काशी तो बस झांकी है, प्रचार की पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, यहाँ मथुरा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बीजेपी की चुनावी रणनीति की। कल पीएम मोदी ने काशी से प्रचार का प्रहार किया, तो वहीं अमित शाह पूरे यूपी में निकलने वाले हैं। मोदी शाह की जोड़ी की रणनीति क्या रहने वाली है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी पहली बार यूपी में प्रचार के रण में उतरे और काशी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। लेकिन ये तो बस झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यूपी में विरोधियों पर बीजेपी ने डबल अटैक की तैयारी की है। बीजेपी ने जो प्रचार का प्लान तैयार किया है, उसमें पहले डिजिटल प्रचार और मैदानी जंग दोनों मोर्चे पर पुख्ता तैयारी है। और ये तैयारी की गई है बीजेपी के 2 बड़े चेहरे को केंद्र में रखकर। एक तरफ है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता और स्टार प्रचारक। दूसरी तरफ है अमित शाह, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य। पीएम मोदी यूपी चुनाव में डिजिटल मोर्चे पर विरोधियों का किला ध्वस्त करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह मैदान में बीजेपी को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करेंगे और जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। ये दोनों नेता 22 जनवरी के बाद यूपी के समर में सियासी दांवपेच का खेल खेलेंगे। पीएम मोदी के वर्चुअल चुनाव प्रचार के ब्लूप्रिंट की बात करें तो इसके मुताबिक पीएम हर दूसरे दिन यूपी की जनता से जुड़ेंगे और वो सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने 403 एलईडी वैन तैयार किए हैं। यूपी की हर विधानसभा में 1 एलईडी वैन रहेगी। इसके अलावा पूरे यूपी में पार्टी ने 27,700 शक्ति केंद्र बनाए हैं। इन सभी शक्ति केंद्रों पर 1 एलईडी टीवी लगाया जाएगा, जहां लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पीएम की रैली से जुड़ेंगे। अब तक के प्लान के मुताबिक हर विधानसभा सीट पर 27 वर्चुअल रैलियां होंगी और हर रैली में अलग अलग वर्ग को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा जिले में बैठक करने वाले बड़े नेताओं की भी वर्चुअल रैली होगी। दूसरी तरफ 23 जनवरी से गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मैदान में अपना दम दिखाएंगे। यूपी के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे। दौरे के बीच चुनावी रैली और जनसभा भी करेंगे। जमीनी स्तर पर बीजेपी के कैडरों को जीत के लिए तैयार करेंगे। आपको बता दें कि मोदी शाह की इस जुगलबंदी से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यूपी में 2017 की बम्पर जीत मोदी शाह के कंधों से ही मिली थी। प्रचार में पीएम मोदी के अंदाज का कोई सानी नहीं है, तो कूटनीति में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के चालों का किसी के पास कोई काट नहीं है। 2017 के बाद से ही शाह और मोदी की जुगलबंदी ने बीजेपी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। इस जोड़ी के दम पर 2019 में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी और पीएम मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। शाह मोदी की जोड़ी हिंदुस्तान की सियासत की सबसे सुपरहिट जोड़ी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी को अपने इन 2 बड़े नेताओं से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। तो वहीं एक सवाल है कि क्या 2017 की तरह ही ये जोड़ी फिर एक बार जीत का इतिहास दोहरा पाएगी।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक एसपी बीजेपी के मंत्री और नेताओं को तोड़ रही थी, अब बीजेपी पलटवार कर रही है। शाहजहांपुर के जलालाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक शरदवीर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वो बीजेपी में जा रहे हैं। अखिलेश ने उनका टिकट काटकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक नीरज कुशवाहा को टिकट दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में बीजेपी छोड़कर एसपी में गए थे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़ गए इस वक्त, उनसे सीधा जानकारी ले लेते हैं। पंकज, एक तरफ पहले समाजवादी पार्टी तोड़फोड़ कर रही थी, अब बीजेपी ने भी सेंधमारी शुरू कर दी है, मतलब जवाब देने की पूरी तैयारी है। आदर्श ऐसा भी नहीं है, समाजवादी पार्टी कैंप में बहुत भगदड़ मची हुई है। इमरान मसूद का मामला पहले से ही गर्म चल रहा है और अब जो नए लोग समाजवादी पार्टी में आए हैं बीजेपी छोड़कर, उनका जो वर्चस्व बढ़ रहा है उससे समाजवादी पार्टी के पुराने लोग बड़े नाराज हैं। उसी सिलसिले में देखिए कि जलालाबाद से कई बार के विधायक रहे शरदवीर सिंह जो है, उनको जब इस बात की जानकारी मिली कि उनका टिकट काटकर स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी नीरज कुशवाहा को टिकट दिया जा रहा है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी किया कि पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है और वो जल्द ही बीजेपी भी ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। बात कर लेते हैं मेरठ के हसीनापुर की, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम को लेकर सोशल मीडिया से सियासत तक का विवाद खड़ा हो गया है। अर्चना गौतम ये तो ग्लैमर इंडस्ट्री से आती हैं, हिंदी से लेकर दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अब अर्चना सियासी मैदान में कूदी हैं तो उनके ग्लैमर और छोटे कपड़ों पर विवाद शुरू हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है और सबकी निगाहें किसानों पर टिकी हुई हैं। लेकिन प्रयागराज में 3 दिन के किसान पंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने अब बड़ा ऐलान किया है। टिकैत ने ऐलान किया है कि यूपी चुनावों में किसी भी पार्टी को भारतीय किसान यूनियन समर्थन नहीं दे रही है। किसान अपना भला बुरा खुद देखें और अपने मुताबिक फैसला करें। यह फैसला बड़ा इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश में थी कि किसान संगठनों का उसे समर्थन मिल जाए और आरएलडी को साथ लाने के बाद उसकी उम्मीद ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं बीजेपी की कोशिश थी कि किसान उसे समर्थन ना भी करें लेकिन विरोध ना करें। और अब राकेश टिकैत ने यह बड़ा ऐलान किया है कि किसान अपना भला बुरा खुद ही सोचें। किसान खुद समझदार हैं, अपना भला बुरा सोचकर मतदान करें। तो आंदोलन से ये हुआ है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी आज किसान का नाम लेना शुरू करा है। ये आंदोलन की बड़ी जीत है और लोग अपने सिस्टम से जहां ये चाहें वहां वोटिंग का कर सकते हैं। इनको नफा नुकसान इनको खुद देखना है किसानों को। 13 महीने के आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए। यहाँ पे भी इनको क्या क्या परेशानियां हैं, तो ये सारे मुद्दे देख के किसान खुद समझदार है। और सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड के मसूरी से, जहां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग देने वाले इस अकादमी में 84 ट्रेनी अधिकारी और कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अकादमी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। रविवार को 442 अधिकारियों और कर्मचारियों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 84 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। 7 दिन के लिए सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। 442 ट्रेनी, आईएएस और कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया था, जिसमें 84 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो उत्तराखंड के मसूरी में ये कोरोना विस्फोट हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के चलते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा स्थगित कर दिया गया है। दरअसल न्यूजीलैंड की टीम को 30 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कड़े सीमा प्रतिबंधों के नियम पूरे करना मुश्किल हो गया था। न्यूजीलैंड की टीम को बांग्लादेश दौरे से लौटने पर उस दिन आइसोलेशन का नियम का पालन करना था, जिसके चलते दौरा मुश्किल हो गया था। लगातार तीसरे साल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज स्थगित हुई है। मुंबई से देश की चिंता बढ़ाने वाली एक खबर आई है। कल शाम मुंबई नेवल डॉकयार्ड में एक जंगी जहाज में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 3 नौसैनिकों की जान चली गई। ये धमाका कैसे हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। ब्रह्मोस और बराकाठ जैसी घातक मिसाइलों से लैस भारतीय नौसेना का ये वही युद्धपोत है जो मंगलवार को हादसे का शिकार हुआ। नौसेना के मुताबिक मंगलवार को आईएनएस रणवीर के एक इंटरनल कंपार्टमेंट में जोरदार ब्लास्ट हुआ।
इस धमाके में 3 नौसैनिक घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई है। सभी की हालत स्थिर बताई गई है। नौसेना ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि धमाके के तुरंत बाद युद्धपोत पर तैनात क्रू ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। युद्धपोत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि यह धमाका किसी हथियार, मिसाइल या विस्फोटकों के रखरखाव में गड़बड़ी की वजह से नहीं हुआ है। हालांकि ब्लास्ट के कारणों का खुलासा तभी होगा जब इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। आईएनएस रणवीर रूस में बना एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये राजपूत क्लास के 5 डिस्ट्रॉयर्स में से चौथा युद्धपोत है, जिसे अक्टूबर 1986 में नौसेना में शामिल किया गया था। इस पर करीब 340 नौसैनिक और अधिकारी तैनात रहते हैं। आईएनएस रणवीर सतह से सतह पर और सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इस पर लगे एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी मिसाइल गन, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और टारपीडो इसे बेहद घातक बनाते हैं। नौसेना के मुताबिक आईएनएस रणवीर विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी कमान में तैनात है और पिछले साल नवंबर से क्रॉस कोस्ट डिप्लॉयमेंट यानी पश्चिमी तट पर तैनात होने के लिए मुंबई पहुंचा था। जल्द ही रणवीर अपने बेस पोर्ट लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले उसमें ब्लास्ट हो गया। उत्तर भारत में खबरें लगातार जारी हैं और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, जहां मोदी वाले बयान पर सफाई देने के बाद भी नाना पटोले की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, उल्टा बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में नाना के बयान पर नई महाभारत छिड़ गई है। आज इस मुद्दे पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला आला म्हणून मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो वक्तव्य नहीं किया हूँ। नाना करके भी फंस गए नाना। क्या नाना पटोले पर होगी कार्रवाई? नागपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुंबई के कांदिवली में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। नारेबाजी, पुतला फूंकने और प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ये महाराष्ट्र में चल रही नई महाभारत का महज एक ट्रेलर है और इस ट्रेलर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सियासी पिक्चर कितनी सुपरहिट है। इस सियासी ड्रामे में बीजेपी की कोशिश महाराष्ट्र में गठबंधन पर प्रहार की है। बीजेपी इस मामले को फिर दिल्ली से लेकर मुंबई तक गर्म रखेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी 2 दिन से सड़क से लेकर सियासी मंचों पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को घेर रही है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने नाना पटोले के घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मैं मोदी को मार सकता हूं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने इस प्रकार का वक्तव्य किया और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। नागपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इसी केशव कला इमारत में रहते हैं और अब नागपुर पुलिस ने इस इमारत के सामने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी है। नाना पटोले के वक्तव्य के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा रही है। भाजपा ने नाना पटोले के खिलाफ न सिर्फ आंदोलन शुरू किए हैं बल्कि अलग अलग पुलिस स्टेशनों में भाजपा के नेता जाकर नाना पटोले के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं। दरअसल नाना पटोले पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मारने और गाली देने की बात कही है। हालांकि नाना पटोले अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे पीएम की गरिमा से जोड़ बयान को सियासी मुद्दा बना लिया है। नाना अपने बयान पर लगातार सफाई दे रहे हैं और इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खत्म करना चाहती है, उनका आधार लेकर गली के राजकारण में अपना फायदा लेना चाहती है, ये कदापि जनता सहन नहीं करेगी। अब प्रधानमंत्री पद ये देश का पद होता है, देश की गरिमा का पद होता है। ऐसे पदों को इस तरह से रास्ते पे लाना जो बीजेपी ने धंधा शुरू किया है, उसको कांग्रेस विरोध करती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब ये विवाद उग्र आंदोलन से अनशन तक पहुंच गया है। विवाद की आंच की राज्यपाल भवन में भी एंट्री हो चुकी है।
इस मामले को लेकर बीजेपी का डेलीगेशन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचा। राज्यपाल से मामले की शिकायत की। बीजेपी ने राज्यपाल से मामले पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने राज्यपाल से कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब है कि नाना पटोले के बयान का समर्थन है और ये मूक समर्थन लोकतंत्र का अपमान है। गांधी पुतला है, वहाँ अनशन करेंगे और जब तक नाना पटोले के ऊपर कार्रवाई नहीं तब तक एक हमारा सिलसिला आंदोलन का चालू रहेगा। गांधी पुतला है, वहाँ अनशन करेंगे और जब तक नाना पटोले के ऊपर कार्रवाई नहीं तब तक एक हमारा सिलसिला आंदोलन का चालू रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ भंडारा पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच में जुट गई है। नागपुर से बीजेपी महासचिव और एमएलसी चंद्रशेखर बावनकुले ने कुही पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। वीडियो की सत्यता जांच करने के बाद भंडारा पुलिस रिपोर्ट डीजी ऑफिस और होम मिनिस्ट्री को सौंपेगी। कुल मिलाकर बात ये कि बीजेपी को बैठे बिठाए महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मुद्दा मिल गया है और आज इस मुद्दे पर भी महाराष्ट्र में सड़क से सियासी गलियारों तक घमासान देखने को मिलेगा। तो नाना पटोले की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन है नाना पटोले। नाना भाऊ फाल्गुन राव पटोले महाराष्ट्र के ओबीसी और किसान नेता हैं। पटोले के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पटोले आते हैं विदर्भ इलाके से, साथ ही विदर्भ इलाके के ये एक बड़े ओबीसी नेता हैं। नाना पटोले चर्चा में तब आए जब 2014 में बीजेपी से सांसद वो बन गए थे। जब 2014 की बात करें तो उसके आम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब जिनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं उनके बारे में जानकारी आपको बता दें कि 2014 में भंडारा गोंदिया सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने मात दी थी। लेकिन वहीं 2018 की हम बात करें तो 2018 में नाना पटोले ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और वापस वो शामिल हो गए कांग्रेस में। उस वक्त नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी को सवाल पसंद नहीं है। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए। फिलहाल पटोले अकोली से विधायक हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जो बयान उन्होंने दिया है आगे इससे वो कैसे कोप अप कर पाते हैं ये देखना होगा। हालांकि सफाई देने में वो लगातार जुटे हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की एंट्री से सूबे की सियासत गर्मा गई है। कल से ईडी की टीम चंडीगढ़, लुधियाना, मोहाली समेत 12 जगहों पर पंजाब में छापेमारी कर रही है, जिसमें सीएम चन्नी के रिश्तेदार और करीबियों के घर भी शामिल हैं। ईडी की छापेमारी में अब तक करीब 6 करोड़ रुपए कैश मिलने का दावा भी किया जा रहा है। बिस्तर पर पड़े नीले हरे नारंगी नोट 100, 200 और 500 रुपए की गड्डियां। ये तस्वीरें आपको कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से बरामद अकूत दौलत की याद दिलाई। लेकिन ये यूपी नहीं पंजाब है जनाब, और इस बार निशाने पर है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी और रिश्तेदार। आप जो नोटों के बंडल अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लुधियाना के भगत सिंह नगर में मौजूद भूपिंदर सिंह हनी के घर से बरामद हुई है। ईडी को यहाँ से अब तक 4 करोड़ रुपए के नोट मिले हैं, जिनका लेखा जोखा मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह हनी सीएम चन्नी के भतीजे हैं। दरअसल पंजाब पुलिस ने 2018 में अवैध रेत खनन को लेकर एक केस दर्ज किया था, जिसमें कई रसूखदार लोगों के नाम थे। इसी को आधार बनाकर ईडी ने ये केस टेक ओवर कर लिया है और अब सीएम के रिश्तेदारों और करीबियों पर छापेमारी हो रही है। देख सकते हैं कि जो ईडी की टीम है, ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसमें दर्जनों से ज़्यादा के जो अधिकारी हैं और पुलिस कर्मचारी हैं वो लगातार छापेमारी में भाग ले रहे हैं। हालांकि अभी तक जो कोई अधिकारी जो है कुछ भी बताने को तैयार नहीं। लुधियाना के अलावा मोहाली में होमलैंड अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट में भी देर रात तक ईडी की छापेमारी जारी रही। ये फ्लैट भी भूपिंदर सिंह हनी से जुड़ा बताया जा रहा है। यहाँ से ईडी की टीम एक शख्स को अपने साथ ले गई। 4 से 5 सीआरपीएफ के लोग हैं और 4 से 5 ही ईडी की टीम है। तो आपको क्या जानकारी दी गई थी, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? उन्होंने हमें यही बताया टावर 553 नंबर में जाना है और दोनों गेट सील कर दिए थे, आना जाना बंद कर दिया था और उसके बाद से वो लोग अंदर ही हैं। तीसरी तस्वीर फतेहगढ़ साहिब के गांव बुला कला की है, जहां कांग्रेस के सरपंच रणदीप सिंह के घर की प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने तलाशी ली। बताया जा रहा है
कि रणदीप सिंह पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह काका के करीबी हैं। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले ईडी की इस कार्रवाई से कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। ईडी की छापेमारी बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि उनके पास ही छिपाने के लिए चीजें हैं। हर कोई आपकी तरह नहीं होता, हम डरने वाले नहीं हैं। देखो, किसी दे उत्ते भी रेड होने का मतलब ये नहीं भी वो गिल्टी है, जब तक वो तथ्य प्रूव नहीं होते। पंजाब में अगले महीने 20 फरवरी को 117 सीटों पर मतदान है। ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई पंजाब चुनाव पर क्या असर डालती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए सत्ताधारी दल के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। पहली बार है कि होम मिनिस्ट्री किसी और मंत्री के पास है, माइनिंग जो है वो सीएम के पास है। उनके रिश्तेदारों पर जो ईडी के केस जो छापे पड़े हैं, कोई ना कोई तो पुख्ता सबूत होंगे। 2018 में जब ये केस शुरू हुआ था, अगर आपके संज्ञान में हो, तो कैबिनेट में बहुत शोर मचा था, लड़ाई हुई थी और ये कहा गया था कि चन्नी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो तब चन्नी जी ने ये भी कहा था कि मैं गुरुद्वारे कसम खा लेता हूँ, मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो अब तो सारी बातें सामने आ जाएंगी और अगर गलत कुछ किया ही नहीं तो डर काहेगा। एक पुरानी कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, ना आधी मिले न पूरी पावे। एक और कहावत है, चौबे जी चले छब्बे बनने, बनकर लौटे डूबे। ये सारी कहावत बनी ही इसलिए ताकि लोग संभल कर फैसला करें, पर ऐसा ना कर अपने को मुस्लिमों का नेता मानने वाले इमरान मसूद ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी और उस पर बची खुची कसर खुद अपने बयान से अब पूरी कर रहे हैं। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। ये है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और अभी साइकिल पर सवार होने वाले इमरान मसूद। जनाब ने साइकिल की सवारी इसलिए की थी कि उन्हें सहारनपुर देहात से समाजवादी पार्टी का टिकट मिल जाएगा और शायद वो चुनाव जीत जाए। पर ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और ये जरूरी नहीं कि हर बार दल बदलने से फायदा ही हो। कभी कभी ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। इस बार उल्टे दांव के शिकार हो गए हैं इमरान मसूद। शायद इसलिए इमरान बौखला गए और धर्म का कार्ड खेलकर अपनी बची खुची साख बटोरने की कोशिश की। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। फिलहाल इमरान मसूद को सहारनपुर देहात या फिर नकुट विधानसभा से चुनाव लड़ना नामुमकिन लग रहा है। ऐसा इसलिए है, इस बार समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर देहात से आशु मलिक को उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। वहीं 2017 में इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर नुकट विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इमरान मसूद को बीजेपी के डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने हराया था। कुछ दिनों पहले ही धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी का दामन छोड़कर एसपी ज्वाइन कर ली है। एसपी नुकट से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को ही उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में इमरान मसूद के पास कोई चारा नहीं बचा है। फिलहाल इमरान बीएसपी के साथ जाने का मन बना रहे हैं। ऐसे में इमरान के ऐसे वायरल वीडियो कहीं उनकी बची खुची संभावना पर पानी न फेर दे। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। तो वहीं इमरान मसूद ही नहीं, दलित नेता चंद्रशेखर भी अखिलेश से नाराज हैं। यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट में 33 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, जिस पर अखिलेश ने साजिश की आशंका व्यक्त की है। इसी पर व्यंग्य किया है कार्टूनिस्ट इरफान ने, आप भी देखिए। लंबी बातचीत के बाद भी आज़ाद ख्यालों वाले दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ही अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। भाई आज़ाद हैं
अकेले ही तो ठीक हैं। और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। जम्मू कश्मीर के अधिकांश जगहों पर पारा शून्य के नीचे पहुंच गया है। ऐसी कड़ाके की ठंड जहां लोग घरों के बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे जवान भीषण बर्फबारी में भी ड्यूटी पर तैनात हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इन दो तस्वीरों से आप जम्मू कश्मीर में पड़ रही ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, शोपिया जम्मू कश्मीर। पहली तस्वीर गुलमर्ग की है। देखिए कैसे ठंड के चलते झरने का पानी लगभग जम चुका है। हालांकि बर्फ की मोटी परत जमी है। तापमान 6 डिग्री पहुंच चुका है। दूसरी तस्वीर शोपिया की है। इलाके में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भीषण बर्फबारी और ठंड के बीच हमारी सेना के जवान मुस्तैदी से देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं। सेना के जवान माइनस तापमान में भी दुश्मन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। नियंत्रण रेखा पर लगातार गश्त लगाए हुए हैं। के ऊपर जितने भी गुरेज के नौजवान उनको चाहिए। अब जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से आई ये तस्वीर देखिए। बर्फ के मैदान पर स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। खिलाड़ियों ने मैच का लुत्फ उठाया। जमकर चौके छक्के भी जड़े। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के और भी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना चाहिए। हमारी गुजारिश है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, एलजी साहब से कि यहाँ पर विंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए। यहाँ पर काफी पोटेंशियल है। आप देख रहे हैं इस हल्की सी बर्फबारी के अंदर भी, कड़ाके की सर्दी के अंदर में भी गुरेज में इस तरह के युवाओं में इतना जोश भरा है। क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। हम इनके बहुत शुक्रगुजार है। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट हर जगह पे मुनक्किद किए जाए। कुपवाड़ा में सेना ने जिले में हुए हिमस्खलन में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक कल तंगधार चौकी बल के बीच हुए हिमस्खलन में यात्रियों से भरी गाड़ी फंस गई थी, जिसके बाद सेना की निकटतम इकाई को सूचित किया गया और बचाव अभियान शुरू किया गया। बचाए गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। सभी को सेना के बचाव दल ने सुरक्षित निकाल लिया। देखिए, यूपी में बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी बैठक लगातार जारी है। आज भी मंथन बैठक होनी है और उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ के बीजेपी उम्मीदवारों के चयन के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की जाएगी। लखनऊ जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं और यहीं की 2 सीटों लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर सीट पर बड़ा पेच भी फंसा हुआ है। चौथे चरण में यहाँ 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने राजनाथ सिंह के सहयोग से उम्मीदवार तय करने का फैसला किया है। राजनाथ सिंह यहाँ के लोकसभा सांसद हैं और बड़ा अपडेट ये कि लखनऊ की 9 सीटों के लिए राजनाथ सिंह से राय मशवरा किया जाएगा और उन्हीं के राय मशवरे के बाद उम्मीदवारों का चयन भी किया जाएगा। और इस पर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल नमस्ते भारत के सफर में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।